नहीं नहीं, चर्चाएं चल रही है। राहुल जी ने नागपुर के लिए हाँ बोला है, पर वो डेट का अभी कोई, तारीख का कोई अभी पता नहीं है। पर वो नागपुर में छात्र गूंज कार्यक्रम होगा। अब वो डेट कब होगी वो हम बताएंगे। नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है और संघ को आवाज छात्रों के गूंज सुनाई देगी। राहुल वो गूंज सुनाना चाहते हैं और साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी उसी नागपुर की उपज हैं, उसी नागपुर की पसंद है। अब एक ही राज्य में दो लगातार राहुल गांधी ने अब तक नहीं किए थे शो, दो अपने कार्यक्रम, लेकिन नागपुर में कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपुर कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक सीरीज के तहत राहुल गांधी महाराष्ट्र में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, जिसमें छात्रों की गूंज भी होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा, एक शायद यात्रा भी हो सकती है और सभाएं भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जानबूझ के महाराष्ट्र में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को घेरने के लिए। क्योंकि वैसे तो देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 29 में है और विधानसभा तो उसके बाद है, लेकिन राहुल गांधी इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहते, इसलिए पहले ही जितने उत्तराधिकारी की रेस में खड़े हैं उन सब की जड़ें हिला रहे हैं। और बाकायदा राहुल गांधी ने कल ही राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस को ट्वीट करते हुए चिट्ठी लिखी है, बाकायदा देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में छात्रों की गूंज के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए गर्भावस्था जांच जैसे अमानवीय प्रावधान लागू हैं। सुदूर गांव कस्बों से आने वाले ये छात्र कोई दान नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपेक्षा है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। ये राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है, एक तरह से डिक्टेट कर रहे हैं अब अपनी टर्म्स और अपने जो चिट्ठियां हैं राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी सिलसिलेवार पहले मोदी को निपटाना चाहते हैं, फिर उनके जो उत्तराधिकारी की लड़ाई में अपने आप को आगे गिन रहे हैं उनको एक एक करके लपेटे में ले रहे हैं। पहले अमित शाह, अब दूसरा नंबर देवेंद्र फडणवीस का आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से अभी हाल ही में पुणे में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया लड़कियों को लेकर, और जिस तरह से उस कार्यक्रम में पूरे देश में एक कह सकते हैं कि राजनीति में एक नया टॉकिंग पॉइंट दे दिया, पूरी राजनीति हिला दी और सोशल मीडिया में एक तरफा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चल रहे हैं। युवाओं के बीच राहुल गांधी अचानक से पिछले 1 महीने के अंदर अंदर सबसे बड़े नेता बनकर उभर गए हैं और युवा उनके साथ खड़े आ रहे हैं। सरकारों की लाख कोशिशों के बावजूद उनके कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। खास करके पुणे में जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए था, वहां पर जो तादाद आई उसने राजनीतिक पंडित जितने इस देश के ना सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पुणे के बाद अब राहुल गांधी ने अगला जो सेंटर चुना है, जो निशाना चुना है, वो है राहुल गांधी के फेवरेट संघ का अड्डा यानी संघ का गढ़ नागपुर। अगली छात्रों की गूंज राहुल गांधी नागपुर से सुनाएंगे। तो ऐसी समस्याएं देश के और राज्यों में भी है। अभी तक राहुल गांधी ने एक शख्स है जिसे नहीं निशाने पर लिया है, वो है योगी आदित्यनाथ। अगला नंबर मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस को घेरने के बाद अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को शायद अभी वो इसलिए नहीं राहुल गांधी निशाने पे ले रहे क्योंकि चंद महीनों बाद योगी आदित्यनाथ ही लपेटे में आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का जैसे ही बिगुल बजेगा, राहुल गांधी या तो अखिलेश के साथ अगर गठबंधन होता है तो दोनों मिल के घेरेंगे, नहीं तो राहुल गांधी तो तैयार बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ये मान चुके हैं या राहुल गांधी को ये विश्वास हो चुका है कि अमित शाह तो फंस चुके हैं या अमित शाह को लेकर मोदी भी फंस चुके हैं। इसलिए अब ज़रूरी है
कि उनके बाद जो कतार में खड़े हैं उनको भी निशाने पर लिया जाए, यानी बीजेपी के या संघ के अगर वो मोदी को हटा कर कोई और ऑप्शन देखना भी चाहे तो वो ऑप्शन भी निपटा दीजिए। याद रखिएगा, इसी नागपुर से एक और बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, नितिन गडकरी, जो E20 को लेकर कंट्रोवर्सी में घिरे हैं। और E20 को लेकर भी राहुल गांधी ने अभी कोई बड़ी मुहिम शुरू नहीं की है, लेकिन क्या नागपुर से छात्रों की गूंज सुनाने के पीछे नितिन गडकरी के E20 के मामले को भी हवा देना एक मकसद हो सकता है? हो सकता है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में इस वक्त राहुल गांधी इसलिए भी ज़्यादा एक्टिव मुझे लग रहा है हो रहे हैं कि एक ऑपोजिशन का कंप्लीट स्पेस कांग्रेस के लिए खाली हो गया। एनसीपी शिवसेना जब से टूटी है उसके बाद एनसीपी शरद पवार का भी जो डांवाडोल रवैया है कि कभी इधर कभी उधर, वहाँ भी स्पेस उनका छूटता जा रहा है। और हाल ही में शिवसेना में जो दोबारा टूट हुई है, शिवसेना के सांसद जो छोड़ के गए हैं, उसके बाद ये भी तय हो गया है कि अब वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना वो शिवसेना कतई नहीं है जो हुआ करती। तो इसका मतलब अब ऑपोजिशन में सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई है और सबसे बड़ा स्पेस किसी के पास अगर है तो वो कांग्रेस है। और बीजेपी को हटा के सत्ता की कोई अगर सबसे बड़ी दावेदार है तो वो कांग्रेस है। अब ये भी तय है कि अगर महायुति हारती है या मतलब ये बीजेपी गठबंधन हारता है, एनडीए सरकार सत्ता से महाराष्ट्र में जब भी हटेगा तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे आज की डेट में या एनसीपी शरद पवार भी मान लीजिए अगर साथ चलती है तो ये दोनों पार्टियां इस पोजीशन पे नहीं हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सके, क्योंकि अब बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में हमेशा विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नज़र आएगी और जब सत्ता में आएगी तो भी कांग्रेस ही मुखिया बनकर सत्ता पर बैठेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।